ब्रिटिश राज को कहीं ना कहीं पे डर था कि जो यूएसएसआर है, प्री यूएसएसआर है, सारिस रशिया है, वो कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश राज के ऊपर अटैक कर सकता है। लाइन थी 1865 की, अर्दाक लाइन थी, वो कहता है कि अक्साई चीन को हम जो चाइना की किंग डायनेस्टी है उसको दे देते हैं, बिकॉज अक्साई चीन एक नेचुरल बाउंड्री जॉनसन मानते थे। अमेरिका के लिए आज भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। में क्या होता है, जो दलाई लामा होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो सीआईए के साथ पहले से बना होता है। सीआईए को पहले से रिपोर्ट मिली होती है कि जो चाइना है वो दलाई लामा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो सीआईए पहले से ही अपने जो बंदे होते हैं तिब्बत में, उनके जो खुद के अंदर ऑपरेशन में काम करते हैं, उनको दलाई लामा को सेंड करता है, उनको दलाई लामा के पास भेजता है, और दलाई लामा को वो लेकर धीरे धीरे इंडिया के पास आते हैं। और जब वो इंडिया की बाउंड्री के पास आ जाते हैं, चीन भाई भाई के नारे भी लगाते हैं और पार्लियामेंट में ये भी बोलते हैं कि जो चाइना है वो कभी भी इंडिया में अटैक नहीं करेगा। पर चाइना क्या करता है, वो चाइना बैक के ऊपर ही बेसिकली अपना हाईवे बनाना शुरू कर देता है एक्साई चीन में। एक्साई चीन के पास जो उनके जवान होते हैं उनको पहली बात तो कैप्चर कर लिया जाता है, उनमें से कुछ जवानों को शहीद कर दिया जाता है, और जो उनमें से एक उनके जो मेन कमांडो होते हैं, उनके जो मेन जवान होते हैं, मेन ऑफिसर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है 3 दिन के लिए। उनको 3 दिन के लिए टॉर्चर किया जाता है। माइनर इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर हम देखें तो यूएस ने जब भी मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं किसी कंट्री में अटैक करने की कोशिश करी, तो उन्होंने पहले नैरेटिव बनाया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स और अरुणाचल प्रदेश से कुछ किलोमीटर पीछे ही है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ भी उसने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। तो जो इंडिया है आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो जियो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई है वो हो रही है, जिसके बीच में यूएस है वो ईरान का साइड ले रहा है, और यूएस ने जो उनके बंकर्स होते हैं ईरान के, जो न्यूक्लियर बंकर्स होते हैं जहाँ पे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने की कोशिश करते हैं, उनको उड़ाने के लिए भी रिसेंटली अटैक किया है। और जो इंडिया है वो भी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गुजर रहा है, बिकॉज इंडिया का ईरान भी कहीं ना कहीं पे एलाई है और इंडिया का इजराइल भी कहीं ना कहीं पे एलाई है। पर ये तो बात होगी इंडिया के बाउंड्रीज़ के दूर की। पर अगर हम इंडिया के बाउंड्रीज़ में भी देखें तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो जनरल चीफ आसिम मुनीर हैं वो अभी यूएस विज़िट करके आए हैं, और जो उनकी यूएस विज़िट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर देखा जाए जो अमेरिका है, अमेरिका के लिए आज भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान लगता है ईरान के साथ, और पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं उनको चाहता है यूएस यूज़ करें ताकि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकें। तो जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, बिकॉज जो चाइना है वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को यूज़ करके अपने हाईवेज के थ्रू जो उनका पोर्ट है उसको यूज़ करके वो अपना ट्रेड कर सके मिडल ईस्ट के साथ। तो जो जियोग्राफीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए और किसी भी कंट्री को वॉर को जीतने के लिए। यही कॉन्फ्लिक्ट्स में जो इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है आज के टाइम में, वो कश्मीर के अराउंड और नॉर्थ ईस्ट के अराउंड बना हुआ है। तो अगर कश्मीर के अराउंड देखें तो जो हम पाकिस्तान के साइड पे देखें तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अगर हम चाइना के तरफ में देखें तो एक अक्साई चीन का रीजन आता है, जो रीजन काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना हुआ है, और इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी टाइम पहले से हो चुकी थी। बेसिकली रशिया के टाइम पे, जो प्री सोवियत यूनियन टाइम था, रशिया से भी पहले, सोवियत यूनियन से भी पहले, उस टाइम पे जो इंडिया के ऊपर राज था वो ब्रिटिश का था, और ब्रिटिश का राज जो था तो वो जो रशिया का राज उस टाइम पे जो एक्सपैंड हो रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था, और वो इतना एक्सपैंड हो चुका था कि वो ब्रिटिश राज के पास नहीं आ चुका था, और रशिया का जो इम्पैक्ट था उस टाइम पे जो चाइना की प्रोविंस है शिनजियांग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुका था। और ब्रिटिश राज को कहीं ना कहीं पे डर था कि जो यूएसएसआर है, प्री यूएसएसआर है, सारिस रशिया है, वो कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश राज के ऊपर अटैक कर सकता है, बिकॉज जो रशिया था उस टाइम पे उसके लिए जो सी पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और उस टाइम पे भी क्या, आज के टाइम में सी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए ही तो जो चाइना है वो साउथ चाइना सी के ऊपर इतने ज़्यादा आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है। उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो के बारे में विस्तार में बात करेंगे, पर आज के वीडियो में अगर हम देखें, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आप इस मैप के ऊपर देख पा रहे हो जो यूएसएसआर है वो ब्रिटिश राज है वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके थे, और ब्रिटिश राज उस टाइम
टाइम पे जो अक्साई चिन का एरिया था उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता था, उसका वो नो मैंस लैंड बोलता था। तो जो ये ग्रेट गेम चल रही थी उस टाइम पे, इस वॉर को ग्रेट गेम बोला जाता था। तो ब्रिटिश राज क्या करता है, जो पहले की लाइन थी 1865 की अर्दाक लाइन थी, वो कहता है कि अक्साई चिन को हम जो चाइना की किंग डायनेस्टी है उसको दे देते हैं, बिकॉज अक्साई चिन एक नेचुरल बाउंड्री जॉनसन मानते थे। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश राज था वो बहुत यकीन करते थे कि नेचुरल बाउंड्रीज होनी चाहिए, जैसे कि हाई पीक माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, नेचुरल बाउंड्रीज अगर होती होंगी तो किसी भी कंट्री को अगर अटैक करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो वो अक्साई चिन के एरिया को चाइना को देने के लिए एक अग्रीमेंट प्रपोजल सेंड करती है, जिसके ऊपर किंग डायनेस्टी कभी भी साइन नहीं करती है 1899 में जो ये वाली चीज़ होती है। तो उसके बाद में ब्रिटिश राज उसके बारे में बात नहीं करते हैं कभी भी। तो उसके बाद में 1914 के अराउंड सिमला एग्रीमेंट होता है। तो जो सिमला एग्रीमेंट होता है उसमें भी जो ब्रिटिश राज है वो कहीं ना कहीं पे चाइना के साथ बात करने की कोशिश करता है कि जो तिब्बत का एरिया उसको हम ऑटोनमस मान लेते हैं और उसके ऊपर कभी भी हम अटैक नहीं करेंगे, और एक बफर जोन सा बन जाएगा कि हम कभी भी डायरेक्ट फाइट पे नहीं आएंगे। तो ये वाला जो मेन फोकस था ब्रिटिश राज का। बट उस टाइम पे भी क्या होता है, उस टाइम पे भी जो चाइना के डेलीगेट्स होते हैं वो मीटिंग को उठाकर निकल जाते हैं, मीटिंग में से उठकर निकल जाते हैं सिमला एग्रीमेंट में से। तो वो कभी भी साइन नहीं करते, पर ब्रिटिश राज और तिब्बत के बीच में ये वाला एग्रीमेंट साइन होता है और उसके बाद में ये वाला साइन एग्रीमेंट चलता है। बट कभी भी चाइना ना तो 1899 के ऊपर एग्री करता है, ना ही 1979 के ऊपर एग्री करता है, सिमिलर एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करता है। तो ये वाली चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम बात करें आज के टाइम में तो जो लीगल पेपर्स होते हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप कहीं भी कोई भी वॉर करना चाहते हो उसके लिए जो नैरेटिव होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें तो यूएस ने जब भी मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं किसी कंट्री में अटैक करने की कोशिश करी तो उन्होंने पहले नैरेटिव बनाया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और आज के टाइम में भी यही हो रहा है। अभी मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ईरान के पास ऑलरेडी यूरेनियम है, ऑलरेडी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि नहीं है, उसके लिए तो रिसर्च आई थिंक डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर आज के टाइम में भी नैरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जो 1952 के अराउंड बेसिकली जब देश आज़ाद हो जाता है, हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में नेहरू आ जाते हैं और नेहरू भी क्या करते हैं उसी लाइंस के ऊपर एग्री करना शुरू कर देते हैं जो कि पहले ब्रिटिश राज ने एग्री करी थी, बेसिकली जिसमें अक्साई चिन इंडिया में आता था। बिकॉज चाइना ने कभी भी उस एग्रीमेंट के ऊपर एग्री नहीं किया था जिसमें अक्साई चिन चाइना में आता है। तो बट क्या होता है उस टाइम पे जो नेहरू होता है और वो चाइना के डेलीगेट्स होते हैं, चाइना के पीएम होते हैं, उनको उनके पास उनके बीच में जो रिलेशन है वो बढ़ रहा था। उसके बाद में वो भाई भाई और उसी हाईवे को लेकर अक्साई चिन के हाईवे को लेकर लेटर ऑन वो क्लेम करता है कि जो भी हमारी टेरिटोरी है अक्साई चिन की वो हमारे अंदर आती है। उसके लिए उसने 3-4 साल लगा दी हाईवे को बनाने के लिए, पर कभी भी नेहरू के आंखों के सामने वो वाली चीज़ नहीं आई। एक बार वैसे आने की कोशिश भी हुई थी, जो इंटेलिजेंस थी हमारी उस टाइम पे, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उस टाइम पे मिली थी कि जो चाइना है वो रोड बना रही है इंडिया में और अक्साई चिन में। पर उस रिपोर्ट को 6 महीने के लिए नहीं देखा जाता और बाद में जब देखा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। सिमिलर टाइम में जो चाइना है वो तिब्बत के ऊपर अपना इन्वेड करना शुरू कर देता है। तो वो पहले पहले तो क्या होता है कि जो वो क्या करता है, पहले तो तिब्बत की बाउंड्रीज को वो क्रॉस करना शुरू करते हैं। उसके बाद में जब उनके दलाई लामा है वो थोड़ा सा घबरा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने डेलीगेट्स को सेंड करते हैं चाइना में। बेसिकली उस टाइम की गवर्नमेंट में उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप पीस एग्रीमेंट साइन कर लो हमारे साथ और हम बेसिकली आपको गवर्न के लिए बोल देंगे, सब कुछ करने के लिए बोल देंगे, पर हमारे आप रिलीजन को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को कुछ मत बोलो। तो उसके लिए चाइना उस टाइम पे क्या करता है, वेरी कन्वीनियंटली एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें वो बोलता है कि हम कभी भी आपके कल्चर को, रिलीजन को, मोनास्ट्रीज को कभी छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद में स्लोली क्या होता है कि जो चाइना है वो बैक स्टेप करना शुरू कर देता है तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं उनके ऊपर। वो अपनी जो मिलिट्री है उसको प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर देता है तिब्बत के बीच में, और बाद
में जाके वो उनकी जो मोनेस्ट्री होती है उसको रिवॉल्व कर लेता है अपने आर्मी और अपने कमांड्स के साथ, और वो अटैक कर देता है उनके मोनेस्ट्री के ऊपर, बेसिकली जहाँ पे उनके दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तिब्बत के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो दलाई लामा की जो इम्पोर्टेंस है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा रही है। वहाँ पे जो, जैसे हम ईरान में अभी बोल देते हैं कि जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पे दलाई लामा को वैसे ही माना जाता है। तो वहाँ की जो दलाई लामा थे उस टाइम पे बेसिकली हाई लेवल पे आते थे, बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे आते थे। और तो जब वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि हम दलाई लामा को कैप्चर करके जेल में डाल देंगे, और उसके बाद में जहाँ तो उनको कन्विंस कर लेंगे कुछ ना कुछ और साइन करने के लिए, या फिर हम खुद का दलाई लामा चूज़ करके, खुद के दलाई लामा चूज़ करके उनको हम असाइन कर देंगे। तो बाद में क्या होता है, जो दलाई लामा होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो सीआईए के साथ पहले से बना होता है। सीआईए को पहले से रिपोर्ट मिली होती है कि जो चाइना है वो दलाई लामा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो सीआईए पहले से ही अपने जो बंदे होते हैं तिब्बत में, उनके जो खुद के अंदर ऑपरेशन में काम करते हैं, उनको दलाई लामा को सेंड करता है, उनको दलाई लामा के पास भेजता है, और दलाई लामा को वो लेकर धीरे धीरे इंडिया के पास आते हैं। और जब वो इंडिया की बाउंड्री के पास आ जाते हैं, अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो तिब्बत की जो जियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा प्लेन भी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स है जहाँ पे हम ऊपर पे अगर फ्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि कौन वॉक कर रहा है। तो वो रात को ही ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो फॉरेस्ट से गुजर कर, माउंटेन से गुजर कर, पीक्स से गुजर कर वो लंबा रास्ता तय करके, ताकि चाइना उनको देख ना पाए, वो इंडिया के बाउंड्री के पास आ जाते हैं। और बाद में वो नेहरू को लेटर लिखते हैं जिसमें बोलते हैं कि आप हमें असाइलम दे दो, जिसके ऊपर बाद में नेहरू अग्री भी कर लेते हैं। तो जब वो नेहरू अग्री कर लेते हैं तो दलाई लामा जी को हमारे इंडिया में असाइलम मिल जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो चाइना है, वो जो चाइना है उस टाइम पे क्लेम करना शुरू कर देता है, नैरेटिव बनाना शुरू कर देता है कि जो इंडिया है, नेहरू ने दलाई लामा को किडनैप कर लिया। और जब वो ये वाला क्लेम बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद में ही धीरे धीरे वो जो उधर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर देता है, और हाईवे को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। आप देख रहे हो कि उस टाइम पे तो साइड बाय साइड पे वो तिब्बत में अपना इन्वेड करना शुरू कर दिया उसने, दलाई लामा के ऊपर जो उनके लोग हैं, उनके कल्चर है, उनके ऊपर इन्वेजन करनी शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में वो उसने अपनी प्रेजेंस है वो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में बनानी शुरू कर दिया। और उसने जब नैरेटिव बनाया कि इंडिया तिब्बत के ऊपर अटैक कर रहा है, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे जो उनके पीएम थे उनको लगता भी था कि हाँ एक्चुअल में जो इंडिया है वो चाइना के ऊपर अटैक करेगा। और वहाँ पे जो वहाँ के जो न्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पे ये भी था कि जो इंडिया है वो वीक है इस टाइम पे। वो इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि वो वॉर के ऊपर बेसिकली जाए। तो बिकॉज उनकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमारी उस टाइम पे इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके उस टाइम पे हमारे पास रॉ नहीं था, उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रॉपर नहीं थी जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती हो, जो कि चाइना को देखती हो, जैसे सीआईए उस टाइम पे थी। और सीआईए का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उस टाइम पे तिब्बत के ऊपर। तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, जो चाइना है और जो नेहरू है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी हो जाता है, बिकॉज अभी नेहरू को पता लग गया है कि उसने एक्साइजन में चाइना ने हाईवे बना लिया है। तो वो उसको क्लेम करने के लिए, एक्साइजन को दोबारा से क्लेम करने के लिए, वो अपने जो कमांडर्स होते हैं, अपने सीआरपीएफ जवान्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, उनको बोलना शुरू करते हैं कि आप अपने पोस्ट को बनाना शुरू कर दो एक्साइजन के बाउंड्रीज के अराउंड, जहाँ जहाँ पर चाइना है उनको थोड़ा सा पीछे पीछे आप स्लाइसिस के थ्रू पुश बैक करना शुरू कर दो, जिससे चाइना के अंदर और ज़्यादा खौफ शुरू हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो चाइना के जो चाइना के जो पीएम है वो कहीं ना कहीं पे घबरा जाते हैं, और वो अपना अग्रीमेंट सेंड करते हैं नेहरू को। और नेहरू को वो बोलते हैं कि आपके काम करो, आप अक्साई चिन का जो एरिया वो हमें दे दो, और हम कभी भी फाइट नहीं करेंगे। अभी आप देखो, जो 1899 में कभी चाइना ने अग्रीमेंट साइन करने के लिए कभी हाँ नहीं करी। उसके बाद में जब मतलब कि 19th सेंचुरी में जब सिमला एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी चाइना ने कभी हाँ नहीं करी। बट जो उस टाइम पे नेहरू के साथ वो एग्रीमेंट करने के लिए हाँ कर देते हैं, पर नेहरू के ऊपर पार्लियामेंट का, इंडिया का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और वो बोलते हैं कि हम किसी ऐसी लाइन के ऊपर, किसी ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर एग्री नहीं करेंगे जिससे इंडिया की टेरिटरी इंडिया से बाहर चली जाए, अक्साइजन बेसिकली चाइना का हिस्सा बन जाए। तो वो क्या करते हैं, अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी को
को लेके आगे चलते हैं। और उससे क्या होता है कि जब वो अपने सीआरपीएफ जवान्स को आगे सेंड करते हैं ये देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो एक्साइज जिनके पास जो उनके जवान्स होते हैं उनको पहली बात तो कैप्चर कर लिया जाता है। उनमें से कुछ जवानों को शहीद कर दिया जाता है, और जो उनमें से एक उनके जो मेन कमांडो होते हैं, उनके जो मेन जवान होते हैं, मेन ऑफिसर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है 3 दिन के लिए। उनको 3 दिन के लिए टॉर्चर किया जाता है, -30-40 डिग्री टेम्परेचर में उनको खाना नहीं दिया जाता, और उनको बोला जाता है कि आप जब भी इंडिया में अभी वापस जाओगे, अभी आप जब भी इंडिया में हम आपको वापस भेजेंगे, आपको हमारे साथ हैंड शेक करना पड़ेगा, आपको ये वाली चीज़ के ऊपर साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ने पहले गोली चलाई है। और बाद में जब वो ये वाली चीज़ कर देते हैं, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था उन्होंने हमारे जवानों को, तो वो क्या करते हैं उन पेपर्स को, उन फोटोज़ को, उन वीडियोस को वो अपने मीडिया के ऊपर चलाते हैं, इंटरनल प्रोपागेंडा बनाते हैं, जिससे वो ये माना जाता है कि इंडिया ने पहले अटैक करना शुरू कर दिया है। बाद में 1962 की वॉर होती है जिसमें इंडिया ऑक्साइजन का तो हिस्सा लूज़ करता ही है, बट उसके साथ में और भी हिस्सा लूज़ कर देता है, जहाँ पे हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी को लेके जो चाइना है वो डिफेंस मोड में आ जाता है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है इंडिया में। तो जो ये वाला हिस्सा हमने इंडिया में 1962 में लॉस किया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था इंडिया के लिए, बिकॉज पहली बात तो इससे वो अपनी टेरिटरी, जो अपनी सिल्क रोड है उसको वो शुरुआत कर पाया, जो अपने हाईवे है उसको शुरुआत कर पाया, जिससे वो ट्रेड कर पाता है। और उसके बाद में जब जस्ट बिकॉज उसने रोड भी बना ली, उसके बाद में वो जो अपनी मिलिट्री होते हैं उसको बहुत ज़्यादा आसानी से इंडिया की टेरिटरी के पास लेके आ सकता है और फाइट कर सकता है। बाद में जो एक्साइजन का एरिया वो काफ़ी हाई हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी आता है, जिससे उनको एडवांटेज मिल जाती है इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये वाली बात ही 1962 में जब उन्होंने नैरेटिव बनाया ये बोल करके जो इंडिया है वो पहले फाइट करना चाहता है, जो इंडिया है वो पहले गोली चलाना चाहता है, और जिससे बाद में 1962 वॉर करी। बिकॉज चाइना के लिए जो इंटरनल प्रोपागेंडा है, जो इंटरनल लोगों को बताना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी फाइट नहीं करते हैं अपने लोगों को बिना समझाए कि हम क्यों करना चाहते हैं ये वाली चीज़ को, बिकॉज उनको हमेशा से डर रहता है कि जो हमारी पब्लिक है वो कहीं हमारे पे ट्रस्ट ना लूज़ कर दे। और सेम ही चीज़ वर्ल्ड के ऊपर भी अभी अगर हम किसी भी कंट्री को ऐसे ही इन्वेट करना शुरू कर देंगे तो हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा, हमारे साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा। और ये वाली चीज़ अभी यूएस को भी थोड़ी सी देखने को पड़ी, बिकॉज यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो उसके बाद में यूएस का भी थोड़ा सा पूरी दुनिया पे ट्रस्ट कम हुआ। चाइना ये वाली चीज़ नहीं चाहता। चाइना चाहता है कि उसके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट करे, उसके ऊपर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट करें, उनके साथ ट्रेड करें और उनके साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स करें। तो इसी चीज़ को लेकर वो कोई भी अगर चीज़ करनी हो तो उसके लिए वो नैरेटिव बनाना बहुत ज़रूरी समझता है। ये वाली चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज के टाइम में जो इंडिया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफ़ी इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जो इंडस का जो सोर्स है वो भी तिब्बत में है, उसके बाद में जो हमारी रिवर्स है वो पाकिस्तान में जाती हैं। और हम क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, जो इंडिया है वो थोड़ा सा वाटर को डिवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 20% ऑफ वाटर को डिवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के पास प्लान भी है कि हम कैसे अपने इंडस वाटर रिवर्स को हम कैसे डिफरेंट रिवर्स के थ्रू हम पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचा सकते हैं ताकि हम इंटरनली यूज़ कर सकें। पर ये वाली सारी की सारी चीज़ जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाती है। अभी मैं इस चीज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे तो हमारी एडवांटेज आ जाती है, बिकॉज हम काइंड ऑफ अ सोर्स हैं। बट अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अभी आपको समझना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे जो ये चाइना है वो क्लेम करना चाहता है। और जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं और जो इधर लद्दाख के लोग हैं वो वहाँ पे जब भी वो लोग वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो उनको वो वीज़ा के रिस्पॉन्स में ये बोलता है कि आप चाइना के सिटीज़न हो, आपको कभी भी वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश आप कभी भी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ऐसे ही सीधा आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ऑलरेडी चाइना का सिटीज़न मानता है। इसलिए जब काफ़ी ओलंपिक्स भी होते हैं और बाद में कोई स्पोर्ट्स भी होते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो कभी भी हिस्सा नहीं ले पाते, कभी भी जा नहीं पाते चाइना में, बिकॉज चाइना उनको कभी भी वीज़ा ग्रांट नहीं करता, बिकॉज वो बोलता है कि आप चाइना में सीधा आ सकते हो। अभी इस चीज़ को कभी भी इंडिया अप्रूव नहीं करता और इंडिया ऐसे बिना वीज़ा के थ्रू कभी भी अपने इंडियन
सिटीजन्स को चाइना में स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने नहीं देता है। तो चाइना पहले से ही ये वाला नैरेटिव बना रहा है पूरी दुनिया के आगे और इन स्पेशली अपने लोगों के आगे कि अरुणाचल प्रदेश हमारे चाइना के बीच में आता है। और अरुणाचल प्रदेश से कुछ किलोमीटर पीछे ही है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ भी उसने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है, जो कि 135-45 बिलियन डॉलर्स के अराउंड का है। अभी $1 बिलियन इज़ अराउंड 8,000 CRs। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा हैविली वो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे डैम बनाने के लिए। तो और इसका जो फ़ायदा है चाइना को ये हो जाएगा कि वो पहली बात तो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाइना को बहुत है, जो स्पेशली साउथ के अराउंड जो चाइना है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है, उसके लिए उसको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बाद में एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहली बात तो इस डैम से, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, एक डैम है चाइना में अभी, वो इतना बड़ा डैम माना जाता है कि उससे एक्चुअल में जो पूरी अर्थ का रोटेशन है वो भी स्लो हुआ है। उस डैम को वो भी डैम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम था, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग चैलेंजेस लगे, और उस डैम से भी ये जो डैम है ये 2-3 गुना बड़ा डैम है, ये 2-3 ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसकी जो इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, हाई पीक माउंटेन्स है, तो यहाँ पे डैम बनाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। अभी डेंजरस किसके लिए है? वो इंडिया के लिए है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पहली बात तो जो ब्रह्मपुत्र का जो मेन सोर्स है वो अरुणाचल प्रदेश, असम और बाद में इंडिया में ही आता है, राइट? वहाँ पे ही जो 60-70% ऑफ वाटर है वो कलेक्ट होता है। पर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं होती जब ड्राउट सीजन होता है, बिकॉज मानसून सीजन में तो ये वाली चीज़ हो जाती है, बट जब ग्लेशियर से पानी आना होता है तो जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है वो चाइना की तरफ से कलेक्ट होता है। और चाइना क्या कर सकता है उस टाइम पे, जो अपने डैम है, डैम के थ्रू वाटर को प्रिजर्व कर सकता है। तो पहली बात तो वो इंडिया में ड्राउट सीजन में, जब इंडिया को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, असम के लोगों को, तो उस टाइम पे वो वाटर को ब्लॉक कर सकता है। और दूसरी चीज़, वो वाटर को इमीडिएटली, जैसे मानसून का सीजन आ गया, जब इंडिया, असम में, अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो उस टाइम में वो पानी को एकदम से छोड़ सकता है, जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने भी कुछ डैम्स को मतलब कि अभी अभी मतलब कि प्रपोज किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनेंगे। जो कि ऐसा तो नहीं है कि मैडो काउंटी में जो डैम बन रहा है उसके साइज़ और स्केल के अराउंड हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे हैं, जिससे हम शायद ड्राउट सीजन में, मानसून सीजन में वाटर को कलेक्ट कर सकें और ड्राउट सीजन में उसको यूज़ कर सकें। बट यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ बात इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज चाइना इस चीज़ को ऐसे वॉर टाइम में यूज़ कर सकता है, बिकॉज चाइना बोल सकता है वॉर टाइम में कि जो भी ब्रह्मपुत्र का वाटर है, जहाँ तो हम उसको डिवर्ट करेंगे, जहाँ आप इस टेरिटरी को हमें देने के लिए एग्री कर लो, जहाँ फिर आप ये वाली चीज़ देने के लिए एग्री कर लो। बिकॉज आज के टाइम में जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि इंडिया इन दिस वाटर रिवर को फ्लो करना शुरू कर दे। इवन तो हमारे पास साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे हैं इंडिया को कि हम उस वाटर को फ्री कर दें, ताकि उनके लोग जो हैं वो उस वाटर को यूज़ कर सके। सेम ही चीज़ें इंडिया के ऊपर आ सकती है अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो ये डैम है ये पूरा हो जाता है। पर इसकी जो टाइमलाइन है वो बहुत बड़ी है, आई थिंक डेकेड्स के ऊपर है जो इस डैम को बनाने के लिए लग जाएगा। तो हमारे पास अभी टाइम है, अगर कोई भी हमने प्लान बनाना है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। तो यही चीज़ है जहाँ पे जो इंडिया है और चाइना है, ये कश्मीर के साइड पे भी और अरुणाचल प्रदेश के साइड पे भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट बनाना कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रही है बेसिकली। तो इसके बारे में अभी हम दूसरी वीडियोस में और भी बात करेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर का एरिया वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे भी कैसे चाइना इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया को वीक बनाने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश में भी चाइना अपनी प्रेजेंस को बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वो फिर जाके बांग्लादेश में भी अपना प्रेजेंस के थ्रू वो इंडिया में कहीं ना कहीं पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है इन टाइम ऑफ वॉर। तो जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया के, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस चीज़ के बारे में हम बाद में और भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और कौन सा ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में आप मेरे को चाहते हो कि मैं कवर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड आप मेरी वीडियो को यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू।